नेपाल से आ रही बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति आवास पर हुई कई दलों की बैठक में आखिरकार ये फैसला हो गया है। बाजी पलट गई और जिन्होंने पूरा खेल खेला था उनके हाथ से निकल गई बाजी। देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से, और लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। इस बीच सुशीला कार्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा, मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ। जी हाँ, इस एक लाइन ने भारत में ऐसा तूफान मचा दिया कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सुर्खियां सिर्फ एक ही है, नेपाल की बनने वाली पीएम मोदी का सम्मान और दोनों देशों के दिलों का रिश्ता। नरेंद्र मोदी जाए तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पांव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। नेपाल से आ रही बहुत बड़ी खबर के बारे में हम बात करते हैं कि कल रात से जो मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति भवन वगैरह में, आज सुबह जो है 8 बजे जाकर के फाइनल हो गया सबके डिसीजंस के अकॉर्डिंग नेपाल की अगली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनेंगी। और वहीं केपी ओल शर्मा जो कि पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, उनका कहना है कि इन सब में नरेंद्र मोदी जी की साजिश है, भारत की साजिश है जो ये नेपाल में हाल हुआ है, जो दुर्घटनाएं हुई हैं। और वहीं जो सुशीला कार्की हैं, उनकी बातों से और उनके बयानों से आपने इंट्रो में देखा होगा, लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे नेपाल और भारत के। तो हो सकता है आगे जाके कोई और नई डेवलपमेंट नेपाल और भारत के साथ बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि सुशीला कार्की की जो वर्ड्स हैं नरेंद्र मोदी जी को बोलते हुए, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे नेपाल और भारत की दोस्ती जो है वो काफ़ी अच्छी जाएगी। कुछ जल गया, खाक हो गया, दुनिया भर के बैंक लूट गए, जेलें टूट गई, पशुपतिनाथ मंदिर पे हमला हुआ, तब एकदम सन्नाटा है अब जब नेपाल में। तब वो जो जनरेशन थी जो वहां पर खड़ी थी, आगजनी में शामिल थी, वो अब सोच समझ रही है। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब वहां पे प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे, और जिसको तय किया है उसने एक तरह से इनके ऊपर एटम बम फोड़ दिया। यानी कल शाम को क्लियर हुआ, उसके बाद आज सवेरे तक बिल्कुल एक नाम था, सुशीला कार्की। उन्होंने आगे कहा, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, दिल से दिल का रिश्ता है। चाहे नीतियां अलग हो, लेकिन दोनों देशों की जनता का जुड़ाव अटूट है। और यहीं से शुरू हुआ है वो धमाल जिसने भारतीय सोशल मीडिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। साउथ एशिया में ये एक लहर है, ये एक वेव है। इससे वो बचा रहेगा जो वो कंट्री जिसकी इकोनॉमी सॉलिड है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहां पर डेमोक्रेसी मजबूत है, स्ट्रांग है। ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी। पाकिस्तान में ये सब कुछ होने से जो रोका गया वो फौज ने रोका, और उस वजह से जो है वो वहां पर नहीं आया, क्योंकि वहां पर हुक्मरानी जो है वो फौज की होती है। आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा इसके और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है कि जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर ओली था, वो उसको चाइना से बड़ी मोहब्बत थी और चीन भी बड़ा बैक करता था। देखो, हमने तुम्हारे बगल में करा दिया है, तो उनके ऊपर एकदम तुषारापात हो गया, जैसे बर्फ का पानी पड़ गया उनकी आग के ऊपर। तो फिर वहां पे दोपहर से फिर एक नया नाम शुरू हुआ, वो घी सिंह का नाम कल भी था, लेकिन वो घी सिंह कल कट गए थे। उसके बाद फिर घी सिंह का नाम शुरू हुआ कि घी सिंह होंगे। तो जब घी सिंह का नाम इन्होंने चलाना शुरू किया तो वहाँ विद्रोह हो गया। और मनीष जी वीडियो पड़े हैं शायद, अभी मैं देखेंगे तो हम लोग डाल देंगे। ये जो आपस की लड़ाई है, सड़क पर जूता चल रहा है, ये बताना कि उन लोगों के हाथ से बाजी निकल गई जिन्होंने पूरा इसको प्लान किया था, पूरा उसको एग्जीक्यूट किया, पूरा प्लान करके किया था। बालिन शाह, जिसके लिए पूरा माहौल बना दिया था इन्होंने, उस आदमी का भी रात में आया स्टेटमेंट कि उसने अपना जो खुद मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने से, और उसने अपना मत उसने सुशीला कार्की के पक्ष में कर दिया कि वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बने। अब क्या बनेगा, क्या होगा, अभी फैसला कल तक टल गया, 5 लोगों में फैसला होना है। अब जब फैसला आया कि कौन शासन करेगा, तो वो शासन करने को कोई किसी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। संभवतः नेपाल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, देश छोड़कर रिजाइन करना पड़ा, सारे मंत्रियों के घर जला दिए गए, पार्लियामेंट को छोड़ा नहीं गया, और जो ये प्रधानमंत्री सो कॉल्ड थे केपी शर्मा ओली,
वो अब ये रिजाइन करने के बाद बोलते हैं कि भाई भारत ने मेरी गवर्नमेंट को गिरवाया है, मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिराया है, यानी कि न्यू दिल्ली को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया अपनी डाउनफॉल के लिए। और दूसरी तरफ जो इंटरिम प्रधानमंत्री है वो लगता है कि हो सकता है कि वो एक मोदी भगत है भारत। अब आते हैं कि जो क्राइसिस है इसके अंदर ओली का दिमाग खराब क्यों हो गया। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि क्या ये भारत के फुटप्रिंट्स हैं जो नेपाल में हो रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर कुछ भी होता है, ये कम्युनिस्ट की घटिया गवर्नमेंट गिरती है तो फायदा किसको है। चाइना तो गिरवाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कम्युनिस्ट कंट्री जो गवर्नमेंट थी ये तो अमेरिका को भी पूरा सपोर्ट कर रही थी। अगर बल्ले बल्ले है तो भारत की है। अब तो ओली ने भी बोल दिया कि सुमित जैन बिल्कुल सही कह रहा था, इनकी गवर्नमेंट हमने गिराई है, बट देश का नुकसान उन्होंने होने नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जलाया गया है वो चलता है, लेकिन पूरा उन्होंने, जो कि हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू तो वो है जो चुप करके घर में बैठा रहता है, वोट करने भी जाता नहीं है। ये सनातनी है जो जागे हैं। अब वही 2002 का मूवमेंट है नेपाल का। हर चीज को जो कि उनके रास्ते में थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। हमने भी 2002 में यही कुछ किया था। अब नेपाल की आर्मी को बाहर निकालना पड़ा है कंट्री को स्टेबल करने के लिए। लेकिन जाते जाते खिलाफ मैंने कोई स्टेटमेंट्स दे दिया था, और अगर मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं देता तो मेरी गवर्नमेंट आज नहीं गिरती। यानी कि उन्होंने बोला कि 3 ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिरवाया है। पहला, उन्होंने बोला कि हमने एक नया मैप निकाल दिया था जो हमने यूनाइटेड नेशंस में भी सबमिट किया था, जिसके अंदर लिपू लेक है, काला पानी है, ये 2 जगह है जो उन्होंने क्लेम कर लिया नेपाल ने, ये तो हमें बिलोंग करती है। भारत हमेशा से बोलता आया कि ये जगह हमारी है। नहीं कुछ अल्लाह अकबर, अल्लाह बकरी, अल्लाह हलाला वालों के लिए कुछ बोल देते तब तो मुंह के ऊपर दही जम जाता है, लेकिन हिंदुइज्म के लिए कुछ भी जायज़ है इनके लिए। इसलिए पहले तो इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर हाथ लगाया, तो इन्होंने बोला इसलिए मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट गिरवा दी। और तीसरा था कि जनरली वो कहते हैं कि वैसे तो मैं भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन कभी कभी मैं एंटी इंडिया स्टैंड अपने पूरे टेन्योर में मैं करता रहा। ये 3 चीजों के कारण इनकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया है। मैंने डिटेल में इसकी एनालिसिस करी तो पता लगा भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ओली कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडमिट नहीं कर रहा। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भारत के खिलाफ खड़ा हुआ। उसकी प्रॉब्लम थी कि वो एक कम्युनिस्ट है। वही आपको मालूम है कम्युनिस्ट वाले पुअर गवर्नर्स के लिए माने जाते हैं। दूसरा, चाइना के साथ अलाइनमेंट थी जो उसके अपने कंट्री के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये कम्युनिस्ट लीडर तो था, लेकिन ये नक्सलवाद जो होता है ये वहां के सनातनी छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा एक और था कि जो ऑर्डिनरी नेपाली है वो चीटेड महसूस कर रहा था। हर रिसोर्सेज को चाइना के हाथों में इसने भेज दिया था ओली ने। सोशल मीडिया बैन। सो दोस्तों, बेसिकली और फाइनली अब जा करके नेपाल के अंदर थोड़ी जो है अब शांति आई है, क्योंकि जेंजियों का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक था। उन्होंने खुद का भी नुकसान किया। और रही बात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई ऐसे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वहाँ के, उनकी जो हवा टाइट करी है जेंजियों ने, वहाँ पूछने को नहीं। घर जला दिए, पेंट हाउस जला दिए, पता नहीं क्या क्या जलवा दिया वहाँ पे इनके, और इनके ऊपर ईंटें से हमला किया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, कूटा इनको सरेआम रोड पे। तो इसके बाद से अब जाकर के जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबने रिजाइन दिया, तब जाके जेंजियों को जाकर के राहत मिली है। अब कल रात से नेपाल के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है एक मीटिंग चल रही थी कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा। कल रात से एक नाम जो है वो एक महिला का सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है सुशीला कार्की। और आज जाकर के सुबह 8 बजे खबर आई है मीटिंग खत्म होने के बाद कि अब जो है सबके डिसीजंस के अकॉर्डिंग अगली प्रधानमंत्री जो बनेगी नेपाल की वो सुशीला कार्की बनेंगे, जो कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा मानती हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती हैं। उन्होंने स्पीच भी दी, आपने इंट्रो में देखी होगी कि उनका कहना है नेपाल और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और आगे अच्छे जाएंगे। तो इससे पता चलता है उनके बयान से वो नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। तो हो सकता है अब आगे जा करके नेपाल और भारत जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त बने, काफ़ी अच्छी ट्रेड्स वगैरह हों, रिश्ते अच्छे बने। इधर नेपाल में उनका दौरा हो नरेंद्र मोदी जी का,
नेपाल की प्रधानमंत्री का उनका भारत में दौरा हो। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी न्यूज़ेज आएंगी नेपाल और भारत को लेकर के, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बयान में कहा है, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है, उसको देखकर तो यही लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।